तो इसके लिए हम सबों को एक कुंडली होनी चाहिए। यहाँ पर तो उदाहरण कुंडली है, एवं इसमें जानकारी के लिए जो विषय वस्तु की आवश्यकता होगी वह कोई खास ज्यादा नहीं है, केवल भावेशों को हम लोगों को पहचानना होगा कि किस भाव के कौन से स्वामी हैं। सूर्यदेव 5, चंद्रमा की राशि 4, मंगल की राशि 1 एवं 8, बुधदेव की राशि 3 एवं 6, गुरुदेव की राशि 9 एवं 12, शुक्रदेव की राशि 2 एवं 7, शनिदेव की राशि 10 एवं 11। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज कि त्रिकोण भाव के स्वामी सदैव कारक कहे जाते हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी सदैव कारक ग्रह कहे जाते हैं। ये सदैव शुभ फल भी देते हैं। तो अब त्रिकोण में कौन कौन सा भाव आता है? लग्न भी आता है, पंचम भी आता है, नवम भी आता है। तो इस नियम के आधार पर कुंडली के कारक ग्रह कौन हो गए? लग्नेश तो सदैव कारक ही होते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह हो गए, वो तो अच्छा ही चाहते हैं हमेशा। कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरा नुकसान हो? कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा नुकसान हो? नहीं। अपने ज्ञान एवं बुद्धि के आधार पर हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए ही सोचता है एवं काम करता है, वही लग्नेश है। तो लग्नेश को भी कारक कर सकते हैं। कुंडली का पंचम भाव एवं नवम भाव, कुंडली का पंचम एवं नवम भाव के स्वामी कारक होते हैं। अब आप इस उदाहरण कुंडली में कारक ग्रह, इस उदाहरण कुंडली के कारक ग्रह सूर्यदेव हुए। यहाँ पंचम भाव में 5 नंबर की राशि लिखी गई है, 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, इसलिए कारक ग्रह सूर्यदेव हो गए। दूसरा, कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति हुए। यहाँ नवम भाव में नवम भाव में 9 नंबर की राशि है, 9 नंबर राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, इसलिए देव गुरु बृहस्पति भी कारक ग्रह हो गए। स्पष्ट हो गया? और लग्नेश तो सभी व्यक्ति का कारक होता ही है, यानी कि जिस भाव का हम लोग विचार करते हैं उस भाव के लिए उस भाव का स्वामी कारक ग्रह ही होता है। जिस भाव का हम लोग विचार करते हैं, जिस भाव का हम लोग विचार करेंगे, अगर उससे 5वें भाव का स्वामी खराब हो जाए तो ठीक नहीं है। अगर हम लोग दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं और 11वें भाव का स्वामी अच्छा नहीं हो, खराब हो जाए, नीच का हो जाए, तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती जाती ही रहती है। कारण कि यह 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का है, तो 7वें से 5वां जो यह 11वां भाव होता है, यह बुद्धि विद्या का भाव है, विवेकशीलता का भाव है। 11वें भाव के स्वामी जितने अच्छे होंगे, हमारे जीवन साथी का विवेकशीलता उतना ही अच्छा होगा। और तीसरा भाव जो होता है दाम्पत्य जीवन का भाग्य भी होता है। तीसरे भाव के स्वामी जितने ज्यादा खराब होंगे, दाम्पत्य जीवन में के भाग्य उतने ही खराब होंगे। हालांकि यहाँ पर बुधदेव उच्च के हैं प्रथम दृष्टिया, अच्छा स्थिति और काफी मजबूत हो गया। राहु से युक्त हैं, तो राहु का अंशात्मक मान 2 है और बुध का अंशात्मक मान 20 है। अंशात्मक मान में काफी दूरियां हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रहण योग भी नहीं लगा। सूर्य बुध की युति है, बुध अस्त है, सूर्य 17 है, बुध 20 है, तो बुध को अस्त दोष न के बराबर लगता है, क्योंकि सूर्य एवं बुध सदैव अगल बगल में ही रहते हैं। तो यह बुधदेव अभ्यस्त होते हैं, बुधदेव अभ्यस्त होते हैं सूर्य से, इसलिए इनको अस्त दोष भी न के बराबर लगता है। तो अब विवाह के भाग्य भाव के स्वामी अच्छे स्थिति में हो गए, ठीक ठाक। यहाँ पर देखा जाए 11वें भाव में 11 नंबर की राशि है, इसके स्वामी अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर प्रथम दृष्टिया क्या है? प्रथम दृष्टिया यह सूर्य की राशि में है, शत्रु राशि में। हालांकि हम लोग अभी कक्षाओं में ग्रहों की शत्रुता मित्रता के बारे में चर्चा नहीं किया है, जब चर्चा करेंगे फिर वहां से यह सब बातें आप लोगों को स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। तो यह अच्छे नहीं हुई, यह दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाले हो गए प्रथम दृष्टिया। राहु और विवाह के भाग्य भाव के स्वामी जो 6ठे भाव में आ गए, राहु से युक्त हो गए, 6ठे भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल नहीं देते, यह भी
तो दाम्पत्य जीवन तो पूरा खराब हो गया। परंतु बुध देव को अस्त दोष नहीं लगता, यह छठे भाव में भी है, तो अपने उच्च की राशि में है, राहु से दूरियां काफी है, इसलिए ग्रहण योग भी नहीं लगा। अस्त दोष भी बुध को न के बराबर लगता है, इसलिए यह स्थितियां अच्छी होगी। शनि देव की बात की जाए तो शनि देव यहाँ पर खराब हो गए, परंतु यहाँ पर देखा जाए कि निशान लगाया गया है वर्गाकार का। यह वर्गाकार का निशान क्या है, तो यहाँ पर 5 नंबर की राशि में यह तो इससे नवमांश का निर्धारण करके देखा जाए तो यह फिर क्या हो जाते हैं, पुनः नवमांश में भी ही 5 नंबर की राशि में ही हो जाते हैं। वर्गोत्तम है ये। अब वर्गोत्तम ग्रह को कैसे पहचाने, यह अलग विषय वस्तु है, हम लोग आने वाली कक्षाओं में समझेंगे, लेकिन इतना समझे कि यहाँ पर यह वर्गोत्तम है। तो वर्गोत्तम ग्रह अच्छे फल देते हैं, हल्का फल्का चिंता देते हैं, लेकिन फल बड़े अच्छे देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे फल प्रदाता हो गए सात्मक मान के अनुसार, और इनकी दृष्टि अपने भाव पर भी है, इसलिए दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। तो बुध भी ठीक, शनि भी ठीक, और शनि की उच्च की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर 7 नंबर की राशि है। हालांकि अभी हम लोगों ने ग्रहों की दृष्टि पर भी चर्चा नहीं किया है, आने वाले कक्षा में करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो गया, प्रथम दृष्टिया तो खराब था, परंतु यह अच्छा हो गया। तो जिस भाव का विचार करें उस भाव से 5वें भाव में जो ग्रह हो, 5वें भाव का जो स्वामी बनता हो, या 9वें भाव का जो भी स्वामी बनता हो, अगर उसकी स्थिति खराब होती है तो वह भाव खराब हो जाता है। अब चौथा भाव मन की स्थिरता का है, तो चौथे भाव से 5वां 8वां भाव के स्वामी अगर खराब हो जाएंगे, चौथे भाव से 9वां, अगर यह 12वें भाव के स्वामी खराब हो जाएंगे तो किसी भी कार्यों में उतना मन नहीं लगेगा, मन में अस्थिरता आ जाएगी, मन उथल पुथल रहेगा, ऐसी स्थितियां होती। हर भाव के अपने अपने अलग अलग त्रिकोण हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में भी 4 प्रकार के त्रिकोण को हम लोगों ने पढ़ा, पढ़ा कि नहीं 4 प्रकार के त्रिकोण? जी गुरु। हाँ जी, तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाए। वैसे सामान्यतः पुस्तकों में लग्न को ही आधार मानकर सभी बातें बतलाई गई है, और यह भी कहा गया है कि जिस भाव का हम सबों को विचार करना हो उस भाव को लग्न मानकर फलादेश करना चाहिए। तो कारक ग्रह हम लोग पहचान गए कि कारक ग्रह कौन होता है। अब यहाँ पर एक बातें और आ जाती है, वह क्या है, तो एक जो कल की कक्षा में हम लोगों ने कहा था कि अति कारक या योग कारक, चर्चा हुई थी ना। अति कारक या योग कारक। जी गुरु जी। तो हाँ, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि बताते नहीं तो हम थोड़े बता रहे हैं, तो पुस्तक की बात है, और गुरुजनों ने हमें जो समझाया वह मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ। इसमें मेरा कहीं से कोई रोल अहमियत नहीं है। अगर अच्छी बात लगती है तो हमारे गुरुजनों को आप लोग धन्यवाद दें, और उनको एक बार जरूर अभिवादन कर लें कि हाँ जी कोई है कि जिन्होंने कितने अच्छे कायदे से इन्हें समझाया कि इनके द्वारा बताया गया बात हम लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है। आप लोग हमें धन्यवाद कम दें, और हमारे गुरुजनों को जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया वह इस हमसे ज्यादा अभिवादन के पात्र तो वो है। अच्छा, एक बात आप लोग बतलाइए, सबसे ज्यादा अभिवादन के पात्र हम हैं या हमारे मार्गदर्शन, हमें जिन्होंने मार्गदर्शन दिया वो ज्यादा अभिवादन के हकदार है? गुरु जी हमारे लिए तो आप हैं, आप हमें बता रहे हैं, वरना किसी ने क्या लिखा था हमें कैसे ज्ञान मिलता, आपके द्वारा हमें मिल रहा है तभी हम जान पा रहे हैं उनको भी। नहीं तो ठीक है, आप हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि उनको, तो क्या ये मेरा कहना कहीं हद तक उचित है कि नहीं है? आपकी बात उचित है गुरु जी, हमें अपने जो हमारे गुरु होते हैं उनको तो पहले धन्यवाद दिलवाना ही चाहिए और देते भी रहना चाहिए, लेकिन अभी हमारे लिए तो आप हैं। चलिए जी ठीक है। हाँ जी बोला जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लघु भगवान के सामने खड़े खड़े, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा। सांकेतिक रूप से सर्वप्रथम वो गुरुजन भी हमारे लिए माननीय सम्माननीय हैं, लेकिन आप जो प्रत्यक्ष हैं वो आप सर्वेसर्वा। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग, यह तो कारक ग्रहों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब हम लोग चलते हैं कि मारक ग्रहों को कुंडली में कैसे पहचाने। तो मारक ग्रह के लिए पुस्तकों में यह वर्णित है कि भावेशों के आधार पर
भावेशों के आधार पर मारक ग्रह दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी मारक होते हैं। दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी मारक होते हैं। मारक होते हैं। दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी मारक होते हैं। तो इसके लिए अब यहां पर इस उदाहरण कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव। एवं सातवें भाव के स्वामी शुक्रदेव। तो इस कुंडली में मारक ग्रह कौन से हो गए? शुक्रदेव। शुक्रदेव। शुक्रदेव हो गए। इस कुंडली में शुक्रदेव हो गए। दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी। हाँ, यहाँ पर एक बात, हम लोग विषयांतर हो गए थे, कारक ग्रहों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब अति कारक या योग कारक, माने कि कारक ग्रह तो है ही, उनमें और बल बढ़ जाता है। तो जब कोई भी ग्रह जिसकी दो राशियां हैं, उनकी एक राशि केंद्र में हो जाए और दूसरी राशि त्रिकोण में हो जाए तो वह कारक हो जाते हैं। अब मान लिया कि यही वह योग कारक हो जाती है। यदि यहीं पे एक नंबर की राशि हो, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8। अब मंगल देव की दो राशियां हैं, 1 और 8। एक जो हुआ त्रिकोण में, यहाँ भी शुभ और यहाँ भी पाप गुण अपना भूल गए, यहाँ शुभ आ गए। या जो केंद्र और त्रिकोण, जिस ग्रह की दोनों राशियां, एक राशि कोई भी केंद्र में हो और दूसरी राशि त्रिकोण में हो, वैसे ग्रह को क्या कहते हैं? योग कारक। अति कारक होंगे गुरु। हाँ, अति कारक, योग कारक, यानी कि हाँ हाँ, यानी पंचम भाव केवल त्रिकोण भाव के स्वामी होने से कारक हो गए, और केंद्र भाव के स्वामी होने से और उसमें शुभता उनमें बढ़ गई, इसलिए उसमें अति शब्द लगा दिया जाए या योग लगा दिया जाए, यह हो गया। तो हम लोगों ने इसे भी समझ लिया। अब मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली जाए, 7 यहीं पे हो जाए तो 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ और 11 यहाँ। अब शनिदेव की एक राशि केंद्र में, दूसरी त्रिकोण में, शुभ हो गया। अगर 2 नंबर की कुंडली हो जाए तो यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8 9, यहाँ 10 और यहाँ 11, यहाँ पर त्रिकोण और यहाँ पर केंद्र, शनिदेव हो गए। 10 और 11 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, अति योग कारक हो गए। बातें स्पष्ट हो गई? अति योग कारक या योग कारक ग्रह को। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं मारक ग्रह कौन कौन। तो जो दूसरे एवं हाँ जी बोला जाए। इस कुंडली में अभी कोई अति कारक नहीं है ना, या है इसमें गुरु? अब तो आप लोग पहचाने समझे, गुरुदेव है, गुरु ग्रह। हाँ, ना वो योग कारक नहीं हुए, यानी कि वो उनका केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी हो ही नहीं सकते। देव गुरु बृहस्पति त्रिकोण भाव के स्वामी होंगे तो केंद्र भाव के नहीं, यदि केंद्र भाव के स्वामी होंगे तो त्रिकोण भाव के नहीं। बुध देव भी यदि केंद्र भाव के स्वामी होंगे तो त्रिकोण भाव के नहीं, यदि त्रिकोण भाव के हैं तो केंद्र भाव के नहीं। लेकिन यह दोनों ही स्थितियों में देव गुरु बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह भी हैं और यह भावेशों के आधार पर भी शुभता है इनमें, इसलिए अति शुभ ग्रह हो गए। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं मारक ग्रहों को हम लोग पहचानते हैं। भावेशों के आधार पर 2 ग्रह मारक होते हैं कुंडली के, दूसरे भाव के स्वामी एवं 7वें भाव के स्वामी, इसलिए कि 8वां भाव आयु का होता है और 12वां भाव व्यय का, तो यानी कि हानि का। तो जो आयु की हानि करे वही तो मारक कहेंगे। तीसरे भाव से भी भावत भावम के हिसाब से, यानी कि 8वें से 8वां भावत भावम यह सिद्धांत होता है। भावत भावम का सिद्धांत क्या होता है, हम लोग आने वाली कक्षा में इस पर भी चर्चा करेंगे, फिर वहां पर यह बातें समझ में आएगी। तत्काल यह आप लोग समझें कि भावत भावम के अनुसार से यह ग्रह, मतलब कि यह आयु का भाव हो गया, आयु के 12वां भाव यह हो गया, तो यह क्या हो गया इस भाव के। तो शुक्रदेव यहाँ पर क्या हो गया, मारक ग्रह। और भी बतलाया गया है मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो आपको पराशरी पुस्तक में यह भी है कि खष्टम अष्टम व्ययास्तु राहु केतु तथैव च, यानी कि इसके अलावे भी, यानी कि मार्केश भाव के स्वामी तो मार्केश हो ही गए, साथ में 6ठा 8वां 12वां,
षष्टम अष्टम व्ययास्तु यानी कि छठा, आठवां एवं 12वां भाव भी मारक ग्रह होते हैं। लेकिन अगर इन भावों में चंद्रमा या सूर्य की राशि अगर यहाँ पर 4 नंबर की या 5 नंबर की राशि हो तो सूर्य या चंद्रमा मारक नहीं होंगे। यहाँ पर 4 या 5 नंबर की राशि हो तो सूर्य या चंद्रमा मारक ग्रह नहीं होंगे। इनको तो सूर्य एवं चंद्रमा को तो अष्टमेश होने का भी दोष नहीं लगता। और भी मारक ग्रह होते हैं, यह गुड़ रहस्य है कि विपत तारा के स्वामी, प्रत्यरी तारा के स्वामी, बध तारा के स्वामी भी मारक होते हैं। 64वां नवमांश है, 22वां दृष्कान है, ये सभी भी मारक ग्रह कहे जाते हैं। तो यह गुड़ बातें हैं, आने वाली कक्षाओं में हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर यह हम लोग समझे कि यह हुआ कि कारक और मारक ग्रह को हम लोगों ने पहचान लिया भावेशों के आधार पर। अब हम लोग बाधक ग्रह को कैसे पहचाने? जब भी इन ग्रहों की जब दशाएं चलती है, मारक ग्रहों की दशाएं चलती है, तो हमें कुछ न कुछ समस्याएं आती है और स्वास्थ्य से भी संबंधित समस्याएं आने की संभावनाएं बन सकती है। यह मारकेश हैं, मृत्यु के अधिपति हैं, समस्या देने वाले। लेकिन अब इनकी दशाएं तो हमेशा आती जाती रहती है, तो क्या हमेशा बार बार ऐसा तो नहीं। यह एक अलग विषय वस्तु है कि कब यह जीवन में कष्टदायक मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, यह अलग विषय वस्तु है। इसका निर्धारण हम लोग कैसे करें? अब हम लोग बाधक ग्रहों को कुंडली में कैसे पहचाने? बाधक क्या है? तो हमारे कार्यों में समस्याएं प्रदान करता है, रुकावट डालता है बाधक ग्रह। तो बाधक ग्रह के बारे में यह पुस्तकों में बतलाया गया है कि हम सबों ने पूर्व में ही पढ़ लिया है, समझ लिया है। क्या समझ लिया है? कि राशियां 3 प्रकार की होती है अवस्था के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। एक चर राशि, दूसरा स्थिर राशि, तीसरा द्विस्वभाव राशि। चर राशि 1, 4, 7 एवं 10। हाँ, स्थिर राशि कौन हो जाते हैं? तो स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 और द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9 एवं 12। तो अब यदि लग्न में चर राशि हो, बाधक ग्रह को हम लोग कैसे? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कारक ग्रह भी भले मारक बन जाते हैं या मारक ग्रह भी कारक हो जाते हैं। कभी कभी कारक ग्रह ही मारक हो जाते हैं या मारक ग्रह ही कारक बन जाते हैं। अब यहीं पे देखा जाए, अगर 9 नंबर की राशि अगर यहाँ पर अगर हो जाता है 9, तो यहाँ 12 हो जाएगा, या 3 यहाँ हो जाएगा तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। हो गया ना? तो ये क्या हो गए? 12 पंचम भाव के स्वामी होने के कारण कारक देव गुरु बृहस्पति कारक हो गए, यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण मारक हो गए। तो अगर कारक ग्रह ही मारक बन जाए तो अशुभ फल कम देता है, अशुभ फल कम देता है। अब यहीं पे 10 नंबर की राशि हो जाए और यहाँ पर 11 नंबर की राशि हो जाए तो शनिदेव कारक हो गए। और जो हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले जो पढ़ा है कि खष्टम अष्टम व्ययास्तु राहु केतु तथई वजह मार्केश के काम करते हैं, जो लघु पराशरी पुस्तक में बताया गया है। तो अब यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हो जाने के कारण समस्या देंगे, लेकिन यह पंचम भाव के भी स्वामी है, कारक हो गए। तो जो ग्रह कारक भी होता है और मारक भी होता है, तो वह कम समस्या देता है, वह समस्या कम देता है। इस बात को हम सबों को सदैव याद रखना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं बाधक ग्रह पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए राशियों के स्वभाव के बारे में हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि यदि चर राशि हो तो कौन कौन? चर का मतलब चलायमान। तो यदि लग्न में चर राशि हो, यानी कि लग्न में 1, 4, 7 या 10 राशि हो, तो 11वां भाव कौन सा भाव? 11
11वें भाव का स्वामी बाधक हो जाता है, यह समस्या देने वाला हो जाता है। या क्या हो जाता है? समस्या देने वाला हो जाता है 11वां भाव। तो हम लोग 11वें भाव में ही चर लिख देते हैं कि लग्न में यदि चर राशि है, लग्न में यदि चर राशि है तो 11वां भाव बाधक हो गया। अब इसके बाद में यदि लग्न में चर राशि न हो, यदि लग्न में चर राशि न हो, स्थिर राशि हो, तो फिर बाधक ग्रह कौन से हो जाते हैं? यहाँ पर चर राशि हो गया, इसके स्वामी। यदि लग्न में चर राशि है तो 11वें भाव के स्वामी बाधक हो जाते हैं। यदि लग्न में स्थिर राशि है, अगर स्थिर राशि कौन सा हुआ था? 2, 5, 8, 11। तो यदि लग्न में 2, 5, 8 या 11 है तो 9वां भाव का स्वामी बाधक हो जाता है, समस्या देता है हमारे जीवन में। अब आप लोग कहेंगे कि अब तो यह स्थिर राशि के जितने लग्न है, जैसे सिंह लग्न हुआ, वृषभ लग्न हुआ, वृश्चिक लग्न हुआ या कुंभ लग्न हुआ, तो इसके तो जीवन में कभी या तो भाग्य भाव ही बाधक हो गए, जीवन में क्या कभी भाग्य ही नहीं दे साथ देगा? तो वैसी बातें नहीं है। बाधक ग्रह भी शुभ शुभ फल देते हैं। बहुत से व्यक्ति जो सिंह लग्न के हैं या वृषभ लग्न के हैं या वृश्चिक लग्न के हैं या कुंभ लग्न के हैं, ये बड़े भाग्यशाली भी होते हैं। तो वह स्थितियां क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, अभी ही चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी पूरी बातों को समाप्त होने दिया जाए। तो यहाँ पर अगर द्विस्वभाव राशि अगर लग्न में है, अगर लग्न में द्विस्वभाव राशि है, तो द्विस्वभाव राशि कौन होता है? 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9 या 12 नंबर का लग्न में है तो 7वें भाव का स्वामी बाधक हो जाता है। अब वह बाधक ग्रह हमें बाधा देगा या नहीं, इसको पहचानना। तो इसके लिए यह बात है कि यदि बाधक ग्रह, जो कुंडली का बाधक ग्रह बनता है, वह ग्रह अशुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो वह समस्या देता है। यानी कि कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव से युक्त हो जाए या इन ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो तो समस्या काफी मिलेगी। यानी कि यदि 11वां भाव आय का भाव है, पैसा आने का, नौकरी के वेतन का भाव यही 11वां, तो फिर नौकरी से आय हुई इत्यादि बड़ी समस्या है। लेकिन क्या इस व्यक्ति को होना है? नहीं। अगर बाधक ग्रह शुभ दृष्ट हो जाता है तो यह परिहार इसका हो जाता है। क्या हो जाता है? या बाधक ग्रह परिहार किसी हो भी जाता है। हाँ हाँ, अगर बाधक ग्रह कुंडली के शुभ भाव में भी बैठ जाए तो भी बाधा न के बराबर देता है, बिल्कुल देता ही नहीं है, सामान्य फल देने लगता है। तो इस उदाहरण कुंडली में बाधक ग्रह जो बने, शनिदेव, शनिदेव को कोई भी 6ठे भाव का स्वामी यानी कि बुधदेव नहीं देख रहे हैं। 8वें भाव के स्वामी मंगलदेव, मंगलदेव भी नहीं देख रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, यह भी नहीं देख रहे हैं। तो यह बाधा देगा कहाँ से? देगा ही नहीं। या दूसरी बात कि यह शुभ भाव में भी है तो और अच्छा हो गया। यही नियम सभी प्रकार के बाधक ग्रहों पर लगता है। यदि किसी का स्थिर लग्न है और 9वें भाव के स्वामी अगर अच्छे स्थिति में है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी से युक्त दृष्टि नहीं है तो समस्या बिल्कुल नहीं देंगे। अगर शुभ भाव में है तो और अच्छा फल देने लगते हैं। तो यह फल कब दिखेगा? तो कोई भी ग्रह अपना फल अपनी दशाओं में ही देता है। कोई भी ग्रह अपना फल दशा में देता है। हाँ अपनी दशाओं में देता है। तो और तो अपनी दशाओं में थोड़ा ज्यादा देता है, वैसे जीवन भर तो हल्का फल्का देता ही रहता है। अगर मान जाए कि अगर यही अगर बुरे फलदाता फल प्रदाता अगर शनिदेव हो भी जाते हैं बाधकेश के रूप में, तो यह जीवन भर हल्का फल्का समस्या देंगे। यदि बाधक का गुण ही निभाना है, तो यहाँ पर तो खैर बाधक का गुण नहीं निभाना, तो ये हल्का फल्का जीवन में दशा देंगे, समस्या देंगे। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही हो तो अति शुभ ग्रह हो गई है, फिर क्या होगा? बहुत अत्यधिक शुभ फल मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और तो हल्का सा बाधा भी होगा तो क्या होगा? हल्का बाधा भी होगा तो क्या होगा? अगर 100 रुपए की आमदनी हो रही है, 2 रुपया नुकसान ही हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो फिर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यही शनिदेव की दशा चले
और शनि देव का यह जो परिहार हम लोगों ने चर्चा किया, अगर परिहार नहीं हो रहा होता तो फिर शनि देव की दशाओं में आय की स्थिरता खत्म, आय में ढेर सारी समस्याएं। तो आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु, हालांकि इतना तेजी में हमको नहीं बोलना चाहिए था, धीरे धीरे बोलना चाहिए था, लेकिन अगर तेजी में नहीं बोलते तो हम लोग केवल कारक मारक तक ही रह जाते, बाधक पर भी चर्चा नहीं होती। तो थोड़ा अच्छा ही हो, यदि आप लोग नोट्स न बना पाए हों तो जब वीडियो आप लोगों को मिले, तो आप लोग बना सकते हैं बेहतर। तो आशा करते हैं कि आपको कक्षा अच्छी लगी, और यदि किसी भी व्यक्ति के पास में आज की कक्षा से संबंधित कोई विषय वस्तु हो जो चर्चा करना चाहते हो, पूछना चाहते हो उस पर, तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। हाँ दिगीश दवे जी, आप अपनी बात को रखें। सर्वे भी और नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं।